Hey everyone, it's Ankit Malan. Welcome to another episode of Vital Stories. Well, financial literacy in today's world is the talk of the town. So, in order to address that, we have with us the finance expert, CA Gaurav Arya. Thank you, Ankit, very much for inviting me on your show. I hope this session will be useful for the uh, professionals and the students, and they will able to take the decision and invest wisely, spend wisely, and also earn wisely. Yes, Ankit. Sure, sir. Sir, before digging into the conversation, आप अपना थोड़ा background के बारे में बता सकते हो? सर मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 2011 में मैंने क्वालिफाई किया था, मैं तब से प्रैक्टिस में हूँ और ऑडिट, एश्योरेंस, फाइनेंशियल एडवाइजेस, टैक्सेशन के रिगार्डिंग क्लाइंट्स को एडवाइस देता हूँ। Okay. So, as of now, you are practicing or you are pursuing your job as well? I am practicing chartered accountant from since the inception of my career, 2011. Okay. फेयर इनफ सो सर आज का जो हमारा टॉपिक भी है इट्स अबाउट द फाइनेंशियल लिटरेसी सो उस कॉन्वर्सेशन पे जाने से पहले आज के टाइम पे व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द नीड फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी दीस डेज सर नॉट ओनली फॉर दीज डेज, पहले भी जरूरत थी फाइनेंशियल लिटरेसी की, आज भी जरूरत है फाइनेंशियल लिटरेसी की और आगे भी रहेगी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी से हम ये समझते हैं कि हमें जो है अपने पैसे को कैसे सही ढंग से मैनेज करना है, प्लान करना है। हम लोग कमा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस से कमा रहे हैं, चाहे वो पॉकेट मनी से कमा रहे हैं, चाहे वो सैलरी से कमा रहे हैं, उस पैसे को वाइजली कैसे मैनेज करना है, कितना स्पेंड करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कितना एक सेव करना है। ओके सो सर जैसे आज की जो कॉन्वर्सेशन होने वाली है इट इज फॉर द स्टूडेंट्स, लेमन टर्म्स में अगर देखा जाए इट इज फॉर एवरीवन, बट जो मेन हमारा फोकस रहेगा दैट इज फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑफ कोर्स जो अर्ली अर्नर्स हैं, अपनी जर्नी उन्होंने अभी शुरू करी है इन्वेस्टिंग की। तो आपके हिसाब से व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल्स एवरीवन शुड ऑप्ट फॉर व्हाइल इन्वेस्टिंग? फर्स्ट, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है और कितना खर्चा करना है, आपको अपना बजट बनाना है। सेकंड, आपका एम्बिशन क्या है, आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस लिए सेव कर रहे हैं, आप उस पैसे का क्या करना चाहते हैं। थर्ड, आपको उस पैसे को ट्रैक भी करना है कि कहीं वो पैसा गलत जगह तो नहीं लग रहा, कहीं वो डूब तो नहीं रहा। तो इन 3 प्रिंसिपल, फर्स्ट यू मस्ट नो, सेकंड यू आर एम्बिशियस, आपका टारगेट आपका क्लियर होना चाहिए, थर्ड आपको उसको ट्रैक भी करना है। इन 3 प्रिंसिपल के साथ हम चलेंगे। ओके सर, इन चीजों को थोड़ा डिटेल में इलेबोरेट कर पाओगे? फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी है 1 लाख रुपीज, आपने अपना मंथली एक्सपेंसेस, रेंटल और लाइफस्टाइल एंड ऑल करके आपने एक डिसाइड किया कि आपका मंथली एक्सपेंसेस अराउंड 40,000 होगा। अब आपके पास बचते हैं 60,000 रुपए। अब इस 60,000 रुपए में से आप कितना सेविंग यानी कि कितना आप इमरजेंसी फंड के लिए रखेंगे सेविंग अकाउंट में या एफडी फॉर्म में, और कितना पैसा आप अदर सोर्सेज में इन्वेस्ट करेंगे लाइक शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में या अदर थिंग्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये था पहला प्रिंसिपल कि आपको पैसे को वेल मैनेज करना है, वेल प्लान करना है। सेकंड प्रिंसिपल है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 5 साल बाद आपको शादी करनी है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, या आपको 10 साल बाद घर लेना है, या आपको अपनी मदर को गोल्ड गिफ्ट करना है, या आपको अपनी वाइफ को गोल्ड गिफ्ट करना है, या आप कहते हो कि भैया मेरे को तो एक फ्यूचर में जाके 10 साल बाद एक अपना खुद का ही प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, एज अ डॉक्टर मैं अपने 10 साल बाद प्रैक्टिस करूंगा, तो मुझे एक अपना एक क्लिनिक खोलना है, तो मुझे उसके लिए इतना एक सर्टेन फॉर एग्जांपल 2 CR फंड की रिक्वायरमेंट है। तो उस टारगेट को माइंड में लेके हमें इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज बनानी है। थर्ड, अब वो इन्वेस्टमेंट उतना रिटर्न दे भी रही है कि नहीं दे रही है, क्या मैं इन्वेस्टिंग जो वाइजली कर राइट एस्पेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जहां मुझे करना चाहिए, या रिटर्न्स प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको ट्रैक करना है। और अगर वो पर इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉपर रिटर्न नहीं दे रही है तो आपको शिफ्ट करना है दूसरी फॉर्म्स में। तो दीज 3 प्रिंसिपल्स। ओके सर, अगर मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करूं, अब जैसे एक पर्सन है, लेट्स से वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, राइट, अगर वो लेट्स से अमाउंट 20 to 30% अपना इन्वेस्ट भी कर रहा है, तो जो सेविंग्स होती हैं, डिफरेंस क्या हुआ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में? सर मुझे तो आप एक बात बताओ, जो आप एग्जांपल दे रहे हो 20 to 30% ही क्यों सेव कर रहा है, ऐसा कौन सा इतना बड़ा खर्चा कर रहा है वो? इनिशियल थोड़ा तो मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल 50% वो सेव कर पा रहा है। ओके, तो उसमें से आप ये लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप एक इमरजेंसी फंड के लिए एक 2 या 3 लाख रुपए का अमाउंट सेट असाइड कर लीजिए कि भैया फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है या किसी और भी टाइप की इमरजेंसी हो सकती है, तो उसके लिए आपके पास एक लिक्विड रहना चाहिए पैसा।
तो आप उसको सेविंग की फॉर्म में या एफडी की फॉर्म में रख सकते हैं कि वो आपके पास पैसा रेडली अवेलेबल हो। उसके बाद ये जब आपका एक इमरजेंसी फंड सेटअप हो जाए तो उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हो। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ये फर्क होता है, सेविंग आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट जो है उसको लिक्विडेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके लिए बहुत ही कॉन्शियसली डिसीजन लेना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म और मे भी शॉर्ट टर्म हो सकती है, लेकिन उसका शॉर्ट टर्म भी मिनिमम 6 months to 1 year भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म तो 3 to 5 years हम मान के ही चलते हैं। सेविंग्स में कोई ऐसा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का कंसेप्ट नहीं होता। सो सर अभी जैसे आप जो कॉमर्स के जैसे स्टूडेंट भी हैं, एक बहुत कॉमन टर्म्स भी है कि एसेट्स और लायबिलिटीज, तो एक लेमन टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है एसेट्स और लायबिलिटीज में, या हम इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आपने घर लिया, घर आपकी एसेट है, आपने घर के ऊपर होम लोन लिया, होम लोन आपकी लायबिलिटी है। जहां पर पैसा आपको देना पड़ता है, जब वहां पर, अब हम इसको कॉमर्स की लैंग्वेज में अगर बोलते हैं हिंदी में, जो आपकी संपत्ति है वो आपकी एसेट है, जैसे घर है, गोल्ड है, कार है, ये सब आपकी एसेट्स हैं। वहीं अगर लाइबिलिटीज की बात करते हैं, होम लोन है या कोई अदर टाइप का लोन है या आपने किसी के पैसे देने हैं, तो ये सब लाइबिलिटीज हैं। अब गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, कार इज एन डेप्रिशिएबल एसेट। बिल्कुल। कार की वैल्यू हमेशा कम होती है और प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। कार के ऊपर अगर आपने कोई लोन ले रखा है, मैं कहता हूँ कार भी लाइबिलिटी है और उसका लोन भी लाइबिलिटी है। आपकी बुक्स में तो वो एसेट दिख रही है, लेकिन डे पर डे उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो सिंपल टर्म्स में, जो आपकी बैलेंस शीट जो आपकी नेटवर्थ को बढ़ाए, जिससे आपकी वैल्यू फाइनेंशियल टर्म्स में बढ़े, वो सारी आपकी एसेट्स हैं, और जिनसे आपकी वैल्यू डिक्रीज हो फाइनेंशियल टर्म्स में, वो सारी आपकी लायबिलिटीज है। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट्स की बात करी, आपने बताया कि जो सेविंग्स हैं, आफ्टर सेविंग्स जो लिक्विड फंड्स रखते भी हैं, उसके बाद किसी भी पर्सन को इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। तो लेट्स से अगर कोई बिगनर है, तो उसके लिए सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं? म्यूचुअल फंड्स इज द बेस्ट ऑप्शन। he can go for a SIP or he can invest in lump sum amount. म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं और वेरियस स्कीम्स होती है म्यूचुअल फंड्स में, वेरियस यानी कि डिफरेंट कंपनीज की। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, MIRAE, मेरे के आप देखिए वेरियस म्यूचुअल फंड्स आपको मिलेंगे। तो वेरियस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड्स में। लाइक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट स्कीम्स होती है म्यूचुअल फंड्स की। बी, आप स्टॉक मार्केट की साइड भी जा सकते हैं, शेयर्स आप बाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या किसी एक पर्टिकुलर शेयर में अच्छा प्रोस्पेक्ट है, आपको कहीं से अच्छी एडवाइस मिली है, तो आप उस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर बिफोर मूविंग अहेड, क्या डिफरेंस होता है म्यूचुअल फंड्स, SIPs और स्टॉक मार्केट में? वैसे तो ये कॉमन आज की डेट में कॉमन टर्म्स है, यंगस्टर्स को हम लोगों से ज्यादा ही पता है, लेकिन फिर भी व्यूअर्स की नॉलेज के लिए, म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में पैसा इन्वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, म्यूचुअल फंड एक फार्मा म्यूचुअल फंड है, तो फार्मा का जो म्यूचुअल फंड है वो फार्मा इंडस्ट्री में ही इन्वेस्ट करेगा। लॉजिस्टिक्स का म्यूचुअल फंड लॉजिस्टिक्स की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा, डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, फार्मा में 10 कंपनीज हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में आपने पैसा डाला तो वो 10 कंपनीज में थोड़ा थोड़ा, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज डाला तो 500 रुपीज एबॉट में, 500 रुपीज सन फार्मा में। तो जो आपका म्यूचुअल फंड का जो कंपनी है, तो म्यूचुअल फंड का कंपनी जो है वो थोड़ा थोड़ा उसमें लगाएगी पैसा। और जबकि अगर शेयर मार्केट की बात करता हूँ, तो शेयर मार्केट में एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर हम बाई करते हैं। तो म्यूचुअल फंड यानी कि म्यूचुअली सब में पैसा लगता है, शेयर्स ओनली टू अ स्पेसिफिक कंपनी। ओके, सो सर एक शेयर मार्केट की एक बहुत कोटेशन भी है, बहुत फेमस कोटेशन है, आई वुड से, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट? सो व्हाट डज दैट मीन? क्या मतलब होता है इसका? यानी कि एक ही शेयर में सारा पैसा मत लगाओ, एक ही इंडस्ट्री में सारा पैसा मत लगाओ। नहीं तो इंडस्ट्री गई तो आप भी गए। सो इसके अंदर लेट्स से जो एसेट एलोकेशंस भी रहते हैं, राइट? तो डज इट डिफरेंशिएट्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी आल्सो, इन टर्म्स की जो पैसा कोई भी बंदा अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो कैसे कैसे डिफरेंशिएशन रहता है वहां पे? अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरा हमेशा रूल ये रहेगा कि मैं एक इंडस्ट्री या एक पर्टिकुलर शेयर में सारा पैसा ना लगाऊं, मैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करूं। डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट रहेगी
तो मार्केट अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री कोई डाउन भी जाती है, कोई फॉर एग्जांपल कोई ट्रेंडिंग न्यूज ऐसी आ जाती है जो इंडस्ट्री के अगेंस्ट में होती है, फॉर एग्जांपल फार्मा कंपनी के ऊपर कोई सूट हो गया या किसी फार्मा कंपनी का पेटेंट कैंसिल हो गया, कोर्ट में कोई लिटिगेशन चल रहा है, किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के अगेंस्ट में चला गया वो लिटिगेशन फॉर एग्जांपल, तो इस केसेस में क्या होगा, वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर डेंट लगेगा और एकदम मार्केट इमोशंस पे चलती है और एकदम शेयर डाउन जाएंगे। तो वहां पर अगर आपने एक पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अगर पैसा लगा रखे तो आपका एकदम मनी डाउन हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट एकदम डाउन हो जाएगी और फिर उसको ग्रो अप करने में बहुत टाइम लग जाता है। ओके वेल देखो, हम अभी हमारी जब रिकॉर्डिंग से पहले भी डिस्कशन हो रही थी, आज के टाइम पे शेयर मार्केट आपको पता है रिसेशन आया हुआ है, बट अगर लेट्स से कोई इन्वेस्टर भी है, बिकॉज आज के टाइम पे अगर कोई स्टूडेंट या कोई पर्सन इन्वेस्ट भी करना चाह रहा है तो इट्स वेरी स्टेक्स आर वेरी हाई, बट आपके हिसाब से ऐसे कौन से सेफर सेगमेंट्स रहेंगे जहां पे पर्सन इन्वेस्ट कर सकता है कंसिडरिंग द करंट सिनेरियो? तो यू कैन आल्सो थिंक बियॉन्ड द मार्केट। सिर्फ ये नहीं है कि शेयर मार्केट को ही कंसीडर करना है, शेयर मार्केट एक इन्वेस्टमेंट का सिंगल रिसोर्स है। देयर आर वेरियस ऑप्शंस नाउ इन द मार्केट। अगर मैं डिस्कस करता हूं, सबसे पहले गोल्ड इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो गोल्ड के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी निकालती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में एक मिनिमलिस्टिक वैल्यू, यानी मिनिमलिस्टिक मतलब कि आप स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक वो 5,000 या 10,000 रुपीज का एक बॉन्ड आता है, अब वो ले सकते हैं। 2.5% आपको पर ईयर का रिटर्न भी मिलेगा, जो आपके 6 मंथ्स में बैंक में क्रेडिट होता रहेगा। और प्लस जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। 8 से 10 साल उसकी लाइफ होती है बॉन्ड्स की, उसके बाद वो रिडीम होते हैं। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और फिजिकल गोल्ड ऑल्सो यू कैन बाय फ्रॉम द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ गिनीज, इन द फॉर्म ऑफ अदर गोल्ड आइटम्स, और आप उसको बैंक के लॉकर में रख लीजिए। 5 साल बाद 10 साल बाद जब आप उसको देखेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी मिलेगी, गोल्ड कभी भी डाउन नहीं जाएगा और आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी उस पर कर सकते हैं। सेकंड, आजकल एक वेरियस वेबसाइट्स हैं, लाइक एक वेबसाइट का मैं नाम बोलता हूँ, एक वेबसाइट है ट्रेड क्रेड और एक वेबसाइट है ग्रिप इन्वेस्ट। इनके कंसेप्ट्स बड़े यूनिक कंसेप्ट्स हैं। ट्रेड क्रेड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी बिजनेसमैन को की पेमेंट आनी है लेकिन उसकी पेमेंट को आने में भी 1 मंथ है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, ट्रेड क्रेड पे अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा और अपने इनवॉइसेस जिसके अगेंस्ट में पेमेंट आनी है वो शो करेगा, और आप उन इनवॉइसेस को डिस्काउंट पे आप बाई कर सकते हैं। तो वहां पर आपको एक एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको एक शॉर्ट टर्म में, फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स का एक मीन पीरियड है, 6 मंथ्स के पीरियड में आपको 8 to 10% की रिटर्न भी वहां पर आपको मिल सकती है, क्योंकि वहां पर बिजनेसमैन को फंड्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आपके यहाँ पर सरप्लस फंड्स हैं, तो दोनों की जो गैप है, एक जो फुलफिलमेंट है, वो फुलफिलमेंट आप कर सकते हो और वहां पर आप एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है सामने बिजनेसमैन को, ट्रेड क्रेडिट पे उसने अपने आप को रजिस्टर्ड किया और बोला कि मुझे 1 लाख रुपीस चाहिए, दीज आर माई इनवॉइसेस, वेबसाइट वेरीफाई करती है दैट दीज आर द जेन्युइन बिजनेसमैन, दीज आर द जेन्युइन सप्लायर्स। वहां पर एक आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि वहां पर आप जा सकते हो। मार्क इस वेबसाइट को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छे ऑप्शन है और वेरीफाइड सप्लायर्स हैं। सेकंड में बात करता हूँ ग्रिप इन्वेस्ट की। ग्रिप इन्वेस्ट में क्या होता है, वेरियस कंपनीज होती हैं जहां पर एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक एसेट लीजिंग कंपनीज है, लाइक मैं बोलता हूँ क्लाउड किचन से, लाइक ओला है, उबर है, यहाँ पर एसेट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, गाड़ियों की, इक्विपमेंट्स की, क्लाउड किचन में इक्विपमेंट्स की, ओला में कार्स की। तो ट्रेड क्रेड आपको एक ऑप्शन देता है कि एक पूल ऑफ इन्वेस्टर्स वो बना देता है, पूल ऑफ इन्वेस्टर्स मिलकर इन्वेस्ट करते हैं इन कंपनीज में, पर मंथ आपको एक स्मॉल रिटर्न मिलता है और असेट की लाइफ के बाद जब असेट्स डिस्पोज होता है तो उसमें से भी आपको शेयर मिलता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है 10 to 15% के बीच में रिटर्न कमाने का। अगर किसी के पास लिक्विड मनी है और वो चाहता है कि वो इन्वेस्ट करे, ये 3 ऑप्शन जो मैंने बताए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसमें थोड़ा सा लाइफ टाइम थोड़ी ज्यादा रहेगी उनकी। सेकंड, ट्रेड क्रेडिट की वेबसाइट्स में जाके आप ये बाय कर सकते हो इनवॉइसेस। थर्ड, ग्रिप इन्वेस्ट में जाके आप एसेट्स को एक एसेट्स के पूल में जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो और वहां पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो दीज आर द न्यू ट्रेंड्स इन द मार्केट। ओके सर, आपके हिसाब से इन तीनों में लीस्ट रिस्क किसमें है? इन तीनों में से सबसे ज्यादा लीस्ट रिस्क है गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड्स रिकॉग्नाइज्ड होते हैं आरबीआई से। ये वेबसाइट्स भी रिकॉग्नाइज्ड है, यानी वेरीफाइड है, अदरवाइज दे कैन नॉट ट्रेड ऑन द ओपनली ऑन द इंटरनेट, बट गोल्ड बॉन्ड्स आर द वेरी सेफेस्ट फॉर्म। ओके, सो सर मूविंग अहेड, अब जैसे मैं स्टॉक मार्केट की ही बात करूं,
अगर मैं मतलब रिसेंटली स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी देख रहा था, आज के टाइम पे अगर हम इंडस्ट्री नॉर्म्स देखेंगे, स्पेसिफिकली मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताऊं, आई थिंक इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ रेट है, आई थिंक दे आर गोइंग प्रीटी मच सॉर्टेड इन टर्म्स की जो हमारा जीडीपी है और वो सारी चीजें जो एक्सपेक्टेशंस भी हैं, चाहे वो फार्मा से रिलेटेड है या बाकी सारे सेक्टर्स भी हैं, बट स्टिल एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, या मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करूं, स्टिल इंडस्ट्री का जो स्पेसिफिकली शेयर मार्केट है वो डाउन जा रही है। आपके हिसाब से रीजन क्या है? रीजन सबसे बड़ा ये है कि यूएस में जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आई है, तो थोड़ा सा ट्रम्प गवर्नमेंट का एटीट्यूड अमेरिका फर्स्ट की साइड है। अभी एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई की बहुत ज्यादा एफआईआई ने बिकावली की है, यानी कि बहुत ज्यादा सेल किया है, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा आ गई है और बायर्स इतने हैं नहीं। इंडियन मार्केट एफआईआई, एफडीआई प्लस सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग चलती है। तो ट्रम्प गवर्नमेंट की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की वजह से मार्केट के सेंटिमेंट्स डाउन हुए हैं और मार्केट से बहुत सारा पैसा निकला है। तो ये अभी इस स्टेज पर भी ये नहीं कहा जा सकता कि मार्केट क्या रुक लेगी, आगे डाउन जाएगी, अप जाएगी, बट वी हैव टू बी वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री है, तो हमेशा कंट्री में प्रोस्पेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, कभी नेगेटिव नहीं होंगे। इट इज ओनली अ शॉर्ट टर्म फेज। ओके, सो सर अभी रिसेंटली जैसे न्यूज भी आई थी जब यूएस में ट्रम्प अपॉइंट हुए थे, कि बीच में न्यूज आई थी कि जो टैरिफ है, ट्रेड टैरिफ, वो इंक्रीज होने के चांसेस हैं, बिकॉज उन्होंने बाकी कंट्रीज के साथ भी किया, तो इट वाज बीइंग पुट ऑन होल्ड कि इंडिया के साथ भी रिवाइज हो सकती हैं चीजें, और इसका इम्पैक्ट फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे देखने को मिल रहा है। डू यू थिंक सो कि वो वहां पे इम्पैक्ट करेगा कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में? अभी आने वाले टाइम में सारी इंडस्ट्री इंपैक्ट करेंगी, बी वेरी वेरी फ्रैंक। अभी ओके। आउटसोर्सिंग के ऊपर भी शायद ट्रम्प गवर्नमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेगी, क्योंकि आउटसोर्सिंग में सारा का सारा बिजनेस बाहर आता है। और प्लस सैंक्शंस भी अभी देखते हैं कि चाइना के साथ थोड़ा सा ट्रेड वॉर भी स्टार्ट हो गए, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। देखो इन्वेस्टर्स के, हम आपने ये बताया कि ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, चाहे वो सोवरेन बॉन्ड्स हैं या बाकी अदर इन्वेस्टमेंट साइट्स भी हैं, स्पेसिफिकली ग्रिप इन्वेस्टमेंट है या ट्रेड क्रेडिट भी है, लेट्स से, बट एज एन इन्वेस्टर ऐसे कौन कौन सी 3 मेजर मिस्टेक्स हैं जो हर एक इन्वेस्टर करता है और उनको ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सबसे बड़ी मिस्टेक इन्वेस्टर करता है वो दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करता है, अपने माइंड से इन्वेस्ट नहीं करता। सेकंड, वो पेशेंस नहीं रखता, मार्केट डाउन होते देखते वो उसको लगता है यार अब तो मेरा पैसा डूब गया, निकाल लेता हूँ, वेट नहीं करता वो। थर्ड, वो एकदम इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा हमेशा कंसिस्टेंट रखनी चाहिए। मार्केट अगर डाउन भी जा रही है तो उसको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाउन में जब डाउनफॉल है मार्केट के तब आप इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट बाद में जब बढ़ेगी तो उसका डबल इम्पैक्ट होगा, उसका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट होगा। तो ये 3 मिस्टेक्स इन्वेस्टर करता है। फर्स्ट, शो ऑफ मैं नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूँ इसको रैट रेस। ओके। सेकंड, लैक ऑफ पेशेंस। थर्ड, इनकंसिस्टेंसी। ओके, सो सर जैसे आप बता रहे हैं पेशेंस का, आई थिंक जो आने वाली जनरेशन है, स्पेसिफिकली जो मिलेनियंस हैं या जेनजी हैं, आज के टाइम पे आई थिंक वी ऑल लैक दैट एबिलिटी। तो अगर मैं एक रैशनल इन्वेस्टर भी हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस कितने परसेंट की होनी चाहिए गोइंग अहेड विद द नॉर्मल ट्रेंड्स? मेरी एक्सपेक्टेशन 15% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो ऊपर मिल गया वो भगवान का प्रसाद है, जो नीचे मिला वो हमारी मिस्टेक्स है। ओके, ठीक है। सो सर अब जैसे हम इतने इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं एंड यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ आई गेस अराउंड 14 इयर्स, एंड आप आई थिंक शुरू से भी इन्वेस्ट कर रहे हो, वुड यू माइंड शेयरिंग कि आपका कॉर्पस कितना रहा है? सर वेरी वेरी पर्सनल क्वेश्चन यू आर आस्किंग। मेरा कोई एक अच्छा कॉर्पस है, ओके। तो आई कैन नॉट टेल यू इन द टर्म्स ऑफ द figures, but yes, it is a respectable and it is a great corpus, and it is an achievement for me that I have start investing at very क्या कहते हैं young age, and I have taken the decision consciously. Yes, I have taken the advice from so many friends, which अभी भी then people are advising me on this day-to-day basis. So I follow the advice of good people. I am always surrounded by the good people, by the God grace. ओके, सो सर हम देखो जैसे यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर या जो न्यू इन्वेस्टर आ भी रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज हमारा प्राइम फोकस वही है। सो अगर उसका जो रिस्क है,
जैसे हमने जितने सारे ऑप्शंस बताए भी सही, अगर कोई न्यू इन्वेस्टर आ रहा है, वो अपना रिस्क को मैनेज कैसे कर सकता है इफेक्टिवली? एनी 3 और 5 प्रिंसिपल्स? सर मैं एक ही 3 और 5 प्रिंसिपल की बात से का एक ही प्रिंसिपल है, हैव पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। मैं सबको यही बोलता हूं जो न्यू इन्वेस्टर है, आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिए, आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कीजिए, और आप थोड़ा सा शेयर मार्केट में और मेजर अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपको शेयर मार्केट समझ आती जाए, उसके बाद आप शेयर मार्केट की तरफ रुख कीजिए पूरा प्रॉपर, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को साथ साथ बढ़ाते रहिए, क्योंकि शेयर मार्केट अगर ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, उतार चढ़ाव अगर होते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स उसको सहन कर लेते हैं, लेकिन शेयर्स कभी कभी ज्यादा ही डाउन चले जाते हैं। तो आपको पैरेलली दोनों में इन्वेस्ट करके चलना पड़ेगा और धीरे धीरे फोकस करना पड़ेगा अपनी नॉलेज एनहांसिंग के ऊपर। जैसे आपको लगे कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आपको कंफर्ट आ गया, नाउ यू आर एबल टू ट्रैक एंड ट्रेड प्रॉपरली, देन गो फॉर द शेयर मार्केट फुल फ्लेज। फुल फ्लेज भी, मैं ये फुल फ्लेज का जो वर्ड है ना, मैं किस टर्म्स में यूज कर रहा हूँ, फुल फ्लेज का मतलब कि आपको एक नॉलेज हो चुकी है मार्केट की, आप अपने दम पर, यानी कि आप अपने डिसीजन के बेसिस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इनिशियली थोड़ा थोड़ा करके चलिए, स्मॉल स्मॉल, अब बेबी स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है। म्यूचुअल फंड्स में आप स्टार्ट कीजिए साथ साथ, आपको एक साइड आपका कॉर्पस बनता हुआ दिखाई देगा म्यूचुअल फंड्स में। ओके सर, जो हमारी जैसे इन्वेस्टमेंट टर्मिनोलॉजीज भी आती हैं, जो ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो जो इन्वेस्ट करते हैं, आई थिंक रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है हमारी इन्वेस्टमेंट्स को। बस आप एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या होता है रिवर्स रेपो रेट? ओके, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, बैंक्स जो होते हैं, नॉर्मल बैंक्स जो हैं हमारे, लाइक पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर ये रिजर्व बैंक से जो लोन लेते हैं, जो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, उसको रेपो रेट बोलते हैं। वहीं अगर ये रिजर्व बैंक को कोई लोन देते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई कितनी किस दर पे जा रही है, महंगाई का क्या रेट है, चीजें कितनी महंगी हो रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये टर्मिनोलॉजीज मार्केट को इंपैक्ट करती हैं। आरबीआई जब भी रेपो रेट बढ़ाएगा या रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा या घटाएगा, तो उससे मार्केट के सेंटिमेंट्स हिलते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इज द मेन सेक्टर ऑन विच द फुल होल इकोनॉमी इज डिपेंड्स। ओके, और सर इससे हमारी इन्वेस्टमेंट भी रेगुलेट होती है? इन्वेस्टमेंट का इससे कोई वो नहीं है, इन्वेस्टमेंट से भी रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट से भी रेगुलेट करता है। ओके सर, अभी जैसे आज की रिसेंटली न्यूज़ थी, जो जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट हैम्पर हो रही है, बोला जा रहा है कि पिछले 5 महीनों में इतना डाउनफॉल कभी नहीं आया। इनफैक्ट पिछले 26 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा है। एंड जो ट्रेंड्स अभी शो ऑफ हो भी रहे हैं, स्पेसिफिकली जो न्यूज़ चैनल्स और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी बोला जा रहा है कि लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। एंड व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर इन्वेस्टिंग इन एफडीज rather than investing in share market. So, do you think will it impact our economy also as a whole? इम्पैक्ट तो इकोनॉमी में ऑलरेडी पड़ चुका है। मार्केट में पैसा अगर जाएगा, परचेजिंग पावर कम होगी लोगों की, कंजम्पशन पावर कम, यानी लोग कम मार्केट में खरीदारी करेंगे, तो उससे इकोनॉमी तो इम्पैक्ट होगी। बैंक में पैसा रखना, इतना तो बैंक में पैसा बढ़ेगा नहीं एफडीज में। तो मार्केट में जो लॉसेस हुए हैं पिछले, आप कह रहे हो 30 ईयर्स में सबसे ज्यादा लॉसेस मार्केट में इन्वेस्टर्स को हुए हैं। कोई बात नहीं, एक बार कभी कभी डाउनफॉल भी होता है। बिजनेसेस में अगर आप देखोगे, बिजनेसेस में ट्रेंड देखोगे, बिजनेस हाउसेस भी तभी बड़े होते हैं जब वो लॉस करते हैं, सीखते हैं गलतियों से, गलती होती है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स, मैं गलती तो नहीं बोलूंगा, ग्लोबल सिनेरियो ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट चेंज हो गई यूएस में, और प्लस यूक्रेन और यूएस में थोड़ा सा भी जो आप देख रहे हैं मीडिया में जो चल रहा है, थोड़ी सी नोकझोंक चल रही है। प्लस चाइना भी ओपनली अनाउंस कर चुका है कि दे आर इनटू द ट्रेड वार विद यूएस, बिकॉज यूएस ने टैरिफ बढ़ाने के लिए बोल दिया, तो चाइना बोल रहा है हम भी यहाँ पर टैरिफ बढ़ाएंगे। तो एक ये ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ एक अच्छा संकेत नहीं है, तो इंडियन इकोनॉमी ऑटोमेटिकली हिट होगी। ओके सर, जैसे ट्रेड वॉर्स और ये सारी चीजें चल रही है, डू यू थिंक वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस हैं? सर वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस तो पूरे हैं इस टाइम, अनडाउटली पूरे चांसेस है, बट इंडिया विल बी कम इनटू द पोजीशन ऑफ लीडर, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, और इंडियन गवर्नमेंट
में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी नरेंद्र मोदी जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी हैं, प्लस फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर हैं. So these people are brilliant of the minds. They know how to manage the situation. They know how to control the situation. So Indian economy, Indian people, no need to worry because you have the good people on your head. सर सॉरी टू इंटरप्ट हियर, बट आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंडिया की गवर्नेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, बट कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट है, डोंट यू थिंक सो कि वो टारगेटेड है? बिकॉज अब देखो इंडिया के साथ जो बांग्लादेश के रिलेशंस है, राइट, स्पेसिफिकली इंडिया चाइना रिलेशंस भी हैं, अभी यूएस का भी जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी मेजर कंट्रीज टारगेट करे इंडिया को, तो डोंट यू थिंक सो कहीं ना कहीं वो हैम्पर हो सकता है? सर जो ऊपर जाता है ना सारे उसकी टांगे खींचते हैं, लेकिन जिसको ऊपर जाना है वो चला जाता है. तो अगर इंडिया ऊपर जा रहा है तो नीचे से लोग टांगे खींचेंगे. अगर अदर कंट्रीज टांग खींचेगी, कौन देखे, कौन चाहता है कि कोई उससे ऊपर उठे? बिल्कुल. तो ये शॉर्ट में आप ये लीजिए कि वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, वी हैव नॉट टू बी गेट डाउन. और हमें नेशन बिल्डिंग की साइड हमेशा अपने कहते हैं कंसिस्टेंट एफर्ट्स रखने चाहिए नेशन बिल्डिंग के लिए भी. तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नेशन बिल्डिंग उससे होगी. अगर थोड़ा सा मार्केट डाउनफॉल भी हो रही है तो डोंट वरी, आज डाउन है तो कल अप भी जाएंगे. यस अंकित प्लीज. सो सर कंसिडरिंग जैसे आप बता रहे हैं, तो आज के टाइम को कंसिडर करते हुए लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? अभी तो बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का. मार्केट्स डाउन है, अभी बेस्ट टाइम है. अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो बेस्ट रहेगा. मैं कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स लगाने का सबसे बेस्ट टाइम अभी है. आने वाले 3-4 साल के अंदर आपका एक, जैसे ही मार्केट्स आप होंगी तो आप देखिए आने वाले 3-4 साल के अंदर आपका एक बहुत अच्छा कॉर्पस विद अ वेरी गुड रिटर्न बनेगा. अभी पीछे का अगर आप ट्रेंड देखेंगे 2020 में जब कोविड आया था तो कोविड में मार्केट्स बहुत डाउन थी. जिन लोगों ने उस टाइम पैसा इन्वेस्ट किया, चाहे वो म्यूचुअल फंड से शेयर्स में, उन्होंने पिछले यानी कि लास्ट ईयर 2024 तक बहुत अच्छा रिटर्न कमाया. मार्च सिर्फ फेब और 25 यानी कि अभी 25 में ही थोड़ी सी मार्केट्स में प्रॉब्लम्स हुई हैं, अदरवाइज मार्केट्स बहुत अच्छा रिटर्न दे रही थी. और सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि कोविड पीरियड की इन्वेस्टमेंट्स जो थी, जब मार्केट एकदम डाउन थी, सब कुछ बंद पड़ा था, उस टाइम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया. तो ये वही पीरियड थोड़ा सा दिख रहा है कि मार्केट उसी ट्रेंड पे जा रही है डाउन. तो डाउन ट्रेंड में भी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इन्वेस्ट कीजिए और अर्न कीजिए. ओके. सो सर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत कंटेंशियस टर्म भी है क्रिप्टो करेंसी. डू यू थिंक एज अ बिगिनर इन्वेस्टर लोगों को क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटेड एक्सचेंज पे कीजिए, और जो पैसा आप अर्न करते हैं उसको प्रॉपर डिक्लेयर कीजिए इनकम टैक्स रिटर्न में, और 30% उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा. तो क्रिप्टो करेंसीज में स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, एकदम मत कूदिए क्रिप्टो के केस में. बिकॉज क्रिप्टो में क्या, मार्केट बहुत हाइप है. आपको कोई आपका फ्रेंड मिलेगा, वो कहेगा यार मैं तो बहुत पैसा कमा लिया मैंने क्रिप्टो में, तू भी करके देख. सक्सेस के रेट सबके नहीं इतने हाई नहीं होते हैं. मार्केट में जो दिखता है ना वो इतना होता नहीं है. हर किसी की अपनी सक्सेस स्टोरीज होती है, लेकिन बहुत कम लोगों की अच्छी सक्सेस स्टोरीज होती है. फेलियर स्टोरीज ज्यादा मिलेंगी आपको. तो क्रिप्टो के केस में बी आई कैन से बी अ वेरी वेरी स्मॉल इन्वेस्टर इनिशियली. ओके. सो सर जैसे हमने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बात करी थी रिगार्डिंग द फाइनेंशियल गोल्स, सो आपके हिसाब से किसी भी पर्सन को अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट कैसे करने चाहिए? और मैं इस क्वेश्चन को अगर रीआइटरेट भी करूं, हाउ शुड पर्सन शुड प्लान देयर फाइनेंशियल प्लानिंग? डिपेंड करता है आप किस बैकग्राउंड से आते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन लोअर मिडिल क्लास से आता है, तो उस केस में क्या है कि उसको एक बड़ा घर भी लेना है, उसको गाड़ी भी लेनी है, अपने पेरेंट्स को एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी देनी है. उसके पेरेंट्स ने जिंदगी भर जो स्ट्रगल किया है, वो चाहता है अब वो कमाने लग गया तो उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे, वो भी अच्छे कपड़े पहने, वो भी अच्छे घर में रहे. तो आपके गोल्स आपके बैकग्राउंड पे और आपके एम्बिशन पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर एक मिडिल क्लास की बात लेते हैं, एक मिडिल क्लास का सबसे बड़ा गोल होता है कि वो अपना घर ले एक अच्छा सा, एक अपनी अच्छी गाड़ी ले, थोड़ा सा घर वालों को सपोर्ट करे, चाहे वो क्या कहते हैं फाइनेंशियल पैसे की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में हो, या गोल्ड लेकर दे पेरेंट्स को. तो यंगस्टर्स को मैं यही बोलूंगा कि आप अपना एम्बिशन अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सेट कीजिए, अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सेट कीजिए. फॉर एग्जांपल एक पर्सन आता ही एक अच्छी एफुलेंट फैमिली से, लेकिन वो कहता है आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आई वांट टू बी माई ओन होम. तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन पर्सपेक्टिव.
कॉमन स्टूडेंट या कॉमन लेमन के पर्सपेक्टिव से मैं कहूंगा गाड़ी, घर और सोना, ये 3 रिक्वायरमेंट रहती हैं, इसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करे। बट सर जैसे आप रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे रियल एस्टेट की स्पेसिफिकली मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट भी छोड़ो, अगर मैं बेसिक नीड की भी बात करूँ, बोला जाता है कि रोटी कपड़ा और मकान है, तो मकान तो आज के टाइम पे लोअर मिडिल क्लास क्या मिडिल क्लास की रेंज से भी बाहर है, तो उसके पास फिर वो इन्वेस्ट करे कहाँ? और अगर उसको लेट्स से अगर एक कोई पर्सन है जो लेट्स से 10 से 12 लाख का पैकेज अगर कर रहा है, महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो अगर प्रॉपर्टी वाइज भी देखा जाए तो मिनिमम अगर 1 BHK 2 BHK के फ्लैट्स भी हैं तो समवेट अराउंड वो स्टार्टिंग उसकी, अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में प्रेफरेंस रख रहा है तो वो 1 करोड़ तो मिनिमम है ही है। तो वो कहाँ घर खरीदेगा, कब इन्वेस्ट करेगा, कब वो अपनी जिंदगी शुरू करेगा? क्या वो कर भी सकता है? क्या वो सपना देख सकता है वो? ये बहुत ही पेन पॉइंट आपने, यानी ये पेन पॉइंट है सबका कि भैया रियल एस्टेट में इतना हाई इन्फ्लेशन है कि एक कॉमन मैन की रीच से बाहर हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अब रियल एस्टेट में करेक्शन आने का टाइम आ चुका है, बिकॉज स्टॉक मार्केट डाउन है, मार्केट में पैसा है नहीं इस टाइम। रियल एस्टेट मोस्टली, अगर मैं पॉडकास्ट पे ओपनली बोलूं, कैश इकोनॉमी के बेसिस पे चलता है। रियल एस्टेट में कैश ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो मार्केट में जैसे ही ब्लैक मनी जनरेशन बंद होता है तो उसके बाद रियल एस्टेट के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। अभी जिस हिसाब से शेयर मार्केट डाउन है तो मार्केट में कैश की अवेलेबिलिटी भी मुझे लगता है कि डाउन होगी, और अब रियल एस्टेट का डाउन होने का टाइम आ गया। अब रियल एस्टेट करेक्शन पे आएगा, जैसे स्टॉक मार्केट करेक्शन पे आई है। तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए और जो आपका पेन पॉइंट है वो धीरे धीरे दूर होगा। ओके, ठीक है सर। आपने जब पॉडकास्टिंग के स्टार्टिंग में एक बात करी थी कि हमें पेशेंस रखनी चाहिए, हमें वी शुड नो अबाउट आवर फाइनेंशियल गोल्स क्या है, और हमें ट्रैक करना चाहिए, राइट? तो अगर मैं इसी पॉइंट को कंसिडर करूं, ट्रैक कैसे करें? या अगर जैसे जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, आप कैसे ट्रैक करते हो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को? सर मैं ना 3 महीने तक देखता ही नहीं, 3 मंथ्स तक मैं देखता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। म्यूचुअल फंड्स में मेरी मेजरली इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में, मैं उसको ट्रैक ऐसे करता हूँ कि मैं हर तीसरे महीने में देखता हूँ कि भैया सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि 3 महीने का बहुत शॉर्ट पीरियड है। मंथली सिर्फ जारी है और 3 मंथ्स बाद देख लिया कि भाई सही है कि नहीं है। उसमें क्या होता है ना, मेरा खुद का, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना, आई एम नॉट अ गॉड, तो मेरा खुद का कभी कभी पेशेंस डाउन होता है, अरे यार ये तो डाउन हो रहा है, इसमें नहीं, तो इसको शिफ्ट करते हैं। बट माई एडवाइजर से नहीं अभी वेट सर, वेट, इट इज नॉट अ राइट टाइम। तो आप ट्रैक करने का ये है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें 3 मंथ्स बाद, हर क्वार्टरली आप उसको ट्रैक कीजिए। शेयर मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो शेयर मार्केट में हमेशा लॉन्ग टर्म पर्पस के, अगर फॉर एग्जांपल आपने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, आपने कहा कि मैं 6 मंथ्स तक एक शेयर को पर्टिकुलर होल्ड करूंगा, 1 साल तक होल्ड करूंगा, या जब तक वो 20% रिटर्न नहीं देता तब तक मैं उसको होल्ड करूंगा। तो अगर इंडस्ट्री के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, या मार्केट बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि आपकी बिल्कुल ही मार्केट डाउन जा रही है, तो उस केस में आप थोड़ा सा मैं कहूँगा वीकली आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज 1 मंथ तक आप ट्रैक मत कीजिए। ओके, सो सर जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, अगर आप चेक करते हैं, राइट, तो देयर माइट बी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि कई बार मार्केट फेवर में भी नहीं होती, एंड आई थिंक वो एक फियर भी रहता है, फियर ऑफ अननोन और अनसर्टेनिटी। अब जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है या वो बिगनर है, हाउ कैन ही अवॉइड द फियर ऑफ इन्वेस्टिंग की, या वो फियर ऑफ लूजिंग मनी? सर फियर दूर करने का सिर्फ एक ही इलाज है कि आप अपने मन से अपने मन में ये एक ऑप्टिमिज्म रखो कि भैया मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है बिल्कुल सही की है, मेरे एडवाइजर सही हैं और ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। मैं सिर्फ ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर एक टाइम नहीं देते उस चीज को। वो शेयर मार्केट इज जस्ट लाइक रिलेशनशिप विच नीड्स टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा उसको। तो थोड़ा सा 2-3 महीने का टाइम दीजिए, अगर उसके बाद भी लगता है कि आपको नहीं हो पा रहा तो उसके बाद शिफ्ट कीजिए। अदरवाइज आप कहो कि भैया मैं दूसरे दिन ही मेरा पैसा बढ़ जाए या 1 हफ्ते बाद ही मेरा पैसा बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। 2-3 महीने का आपको उसको टाइम देना ही पड़ेगा। ओके, सो सर जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा, इट्स बीन अराउंड 15 years, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, आप इन्वेस्टमेंट में भी इतना इन्वॉल्व हैं, व्हाट आर द 3 or 5 successful habits in order to be a good investor?
So these are different from person to person. I just what I do, I follow the industry news. मैं इंडस्ट्री की न्यूज देखता हूँ कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है. सेकंड, आई नेवर बिलीव ऑन द विस्पर्स. आई डू ऑल माई रिसर्च. मेरी सारी रिसर्च खुद की होती है. मैं अपनी खुद की रिसर्च के बेसिस पे ही ओपिनियन लेता हूँ. थर्ड, आई ऑलवेज बी हैव पेशेंस और and always have a long term vision. Fourth, I try to be consistent. And fifth, I believe कि भैया इंडियन मार्केट्स हैं, कभी कभी डाउन होंगी लेकिन हमेशा डाउन नहीं रहेंगी, क्योंकि 150 करोड़ की पॉपुलेशन है. और यानी कहने का मतलब है कि कंज्यूमर इकोनॉमी है. कंज्यूमर इकोनॉमी में कभी भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके. सो ये 4-5 चीजें मेरे दिमाग में होती हैं जो मेरे माइंड में आ रही थी, मैंने आप लोगों को साथ शेयर करी. ओके. सो सर, जैसे हम लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहे थे, राइट? अब एक हमने सेगमेंट टच किया रिगार्डिंग द रियल एस्टेट कि इट इज आउट ऑफ द रीच फॉर अ नॉर्मल लेमन पर्सन. अब लेट्स से एक एट द बैक ऑफ द माइंड एक लोअर मिडिल क्लास का सपना ये भी होता है कि उसे करोड़पति बनना है. विद इन अ टाइम स्पैन अगर उसकी लाख रुपए सैलरी है, क्या वो सोच सकता है करोड़पति बनने का? मेरे को लगता है 10 से 15 साल में, यानी कि 10 साल तो नहीं कहूँ, 15 साल में वो करोड़पति बन सकता है. अगर वो 30-40 हजार रुपए पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड्स में, तो इजीली वो 15 साल के अंदर करोड़पति बन सकता है. ओके. सो मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर सकता है. फाइनेंशियल फ्रीडम का पर्सपेक्टिव हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है. किसी को 10 करोड़ में भी लगता है कि ये कम है, किसी को 2 करोड़ भी ज्यादा लगते हैं. तो आप डिसाइड कीजिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको क्या, आप क्या समझते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होनी चाहिए. मेरे हिसाब से एक अच्छा बैंक बैलेंस, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी और एक अच्छी फैमिली, और प्लस जॉब तो है ही, या जो भी आपकी प्रैक्टिस है. अगर ये सारी चीजें हैं आपके पास है तो आप यू आर फाइनेंशियली फ्री. फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि भैया मैं लगा हुआ हूँ, कमाने पे लगा हुआ हूँ, साथ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद 10 साल मुझे एक दो बीमारी लग जाती है, उसके बाद मेरा खर्चा बीमारियों पे हो रहा है लेकिन पैसा साथ में आ रहा है. वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है कि यहाँ पर तो पैसा कमा के मैंने रख लिया और यहाँ पर अपना बॉडी खराब कर ली, इतनी मेहनत कर लिया, इतना स्ट्रेस ले लिया मैंने लाइफ में. फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब एक हैप्पी लाइफ विद एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी. एक बिग अमाउंट ऑफ मनी नहीं चाहिए. वी वांट अ हैप्पी लाइफ अलोंग विद द गुड, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी. ओके. सर, आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग? ये रिपीट करना एक बारी. सर, आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग 5 years 10 years डाउन द लाइन? सर मेरे अच्छा, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं ना आप. देखो, मैं फाइनेंशियली आई एम फ्री. फ्रैंकली स्पीकिंग, फाइनेंशियली आई एम फ्री, बट आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. यानी कि हर किसी की नेचर होती है. मेरी नेचर है, मुझे जिंदगी भर काम करना है, मुझे घर बैठना पसंद नहीं है, मुझे लोगों से मिलना है और एक गुड गाइडेंस देनी है लोगों को. सर, जैसे सिंस आप कह रहे हैं कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम रीच आउट करी है, आज मतलब जब आप अपनी सीए कंप्लीट करी थी, वर यू ड्रिवन बाय मटेरियलिस्टिक थिंग्स कि यार लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज? हैव यू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट कभी रहा हो? सर मैं ना 9th क्लास में जब था ना, मैं बात कर रहा हूँ 2001 की. ओके. 2001 की जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं 9th क्लास में था, आज से 24 साल पहले. मैं उस साल 2001 से बजट देखता आ रहा हूँ. मैंने आज तक 24 से 24 साल में कोई बजट मिस नहीं किया. मैंने सारे बजट व्यू किए हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना मेरा पैशन था. मुझे वो सब्जेक्ट समझ आते थे. जिस दिन मेरे आईटीओ दिल्ली पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस में जब मैंने प्रोस्पेक्टस बाय किया और उसके बाद जब सारे सब्जेक्ट्स देखे, मैंने घर आके अपनी मदर को बोला, मम्मी यही तो सारे सब्जेक्ट्स जो मुझे लाइफ में पढ़ने थे. मैंने कोर्स में एनरोल किया और बाय द गॉड ग्रेस आई क्लियर्ड दैट कोर्स. तो फाइनेंशियल फ्रीडम की, सॉरी, जो आपका क्वेश्चन था फाइनेंस वाला, यस यस, तो उसके बारे में ये कह रहे थे. तो मैं मटेरियलिस्टिक माइंडसेट मेरा कभी नहीं था. ओके. मेरा माइंडसेट था नेशन बिल्डिंग का. मेरा माइंडसेट था बिजनेस का. मुझे लगता है, आज भी मुझे लगता है कि हर किसी का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन बिजनेसेस का सबसे ज्यादा इमेंस कंट्रीब्यूशन होता है नेशन बिल्डिंग का. आईसीआई का मोटो है पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, और वही मोटो मेरे माइंड में शुरू से ही था, जब स्कूल डेज से ही. तो मुझे नहीं लगता कि मटेरियलिस्टिक
कुछ ऐसा उसमें है, यस वो अलाइन हो जाता है, फॉर्चुनेटली वो अलाइन हो जाता है जो जिस लाइन में मैं हूँ उससे, इसलिए लोगों को लगता है कि दीस पीपल आर द मेटेरियलिस्टिक वन। ओके, मैं तो एक लास्ट बात बोलता हूँ, लास्ट बात, जी सॉरी। जी दुनिया का पैसा संभालते संभालते ना आदत पड़ जाती है मेटेरियलिस्टिक वाली टर्म्स की। ओके, ठीक है। सो सर, जैसे आप बता रहे हैं कि यू हैव ऑलरेडी अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट? एंड आई एम 100% श्योर कि आप बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते होंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन शार्क टैंक के पर्सपेक्टिव से है, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि इन टर्म्स की जो वहाँ पे जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि कहीं ना कहीं वो आपके बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो देखते ही देखते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपकी पर्सनालिटी और आपका ओवरऑल एटीट्यूड, वो सारी चीजें भी कंसिडरेशन रहती हैं कहीं ना कहीं। तो जब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, आपके लिए क्या क्वालिटीज मैटर करते हैं किसी पर्सन में या जो फाउंडर है? सर बेट हमेशा फाउंडर के ऊपर लगाई जाती है। सबसे पहला प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टिंग का, आपका फाउंडर हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। फाउंडर का एम्बिशन, फाउंडर का आइडिया और फाउंडर का फाइनेंशियल, तीनों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपका फाउंडर स्ट्रांग नहीं है, उसका आइडिया स्ट्रांग नहीं है और उसके फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, तो बिजनेस जो है ना प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं कभी भी, और आपका पैसा डूबेगा डूबेगा। ओके, ठीक है। और इसके अलावा एनीथिंग एल्स सर? इसके अलावा ये कि देख, इन्वेस्टमेंट के ना बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा सेट ऑफ रूल मैंने बोल दिया कि बेट ऑन द फाउंडर। सेकंड मैंने बोल दिया कि आइडिया पे इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड मैंने बोल दिया कि उसके फाइनेंशियल्स में देखना पड़ता है कि उसका ड्यू डिलिजेंस हमें करना पड़ता है। उसके ड्यू डिलिजेंस के बाद ही डिसीजन लेते हैं। फिर फोर्थ मार्केट फैक्टर्स है कि मार्केट कैसी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जिसमें स्टार्टअप है वो वाला। ओके, फिफ्थ, उसके अदर इन्वेस्टर्स कौन कौन है, मेन थिंग। ओके, देयर आर वेरियस सेट ऑफ प्रिंसिपल। ओके, फेयर इनफ सर। सर, मूविंग ऑन टू आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लेट्स से आपकी नॉलेज जो है इन टर्म्स जैसे एक्सपीरियंस से आई है और ऑब्जर्वेशन से आई है, आई एम श्योर यू मस्ट बी एन एविड रीडर आल्सो। सो बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिंग, व्हाट यू सजेस्ट कि ये पर्टिकुलर बुक्स तो किसी भी बिगनर्स को पढ़नी चाहिए? सो स्टार्ट फ्रॉम द रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। स्टार्ट फ्रॉम दीज बुक्स, और धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि आपका टेस्ट कैसा है। उसके बाद आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। पर 3 बुक्स मैंने आपको इनिशियली बताई हैं। Okay, so and sir, what would be the final word of advice for any of the person according to you in terms of investing? सर नंबर 1, आज का बचाया पैसा कल काम आता है, और जो आज का बचाया पैसा अगर आपने सही जगह पे लगाया ना तो कल वो बहुत ज्यादा काम आएगा। नंबर 2, पैसा कोई खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। पैसा बचाओ, पैसा लगाओ और पैसा बढ़ाओ, इस प्रिंसिपल के ऊपर आपको चलना है। Well, thank you sir, thank you so much for sharing your valuable time with us, and I hope हमारे viewers को एक insights मिले हो, and thank you for sharing your valuable time. It really means a lot, sir. Thank you very much. Thank you, Ankit, for inviting me on the show. Thank you.